आज मैं महिलाओं के एक मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जिसका सिलसिला पिछले महीने दिल्ली में एक बार फिर शुरू हुआ। फिर इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये सिलसिला 1996 से लेकर अब तक लगातार चले आ रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तेलंगाना की एक पार्टी की अगुवाई में दिल्ली में एक दिन का धरना दिया गया, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक को पास करवाने, कानून बनाने, महिलाओं को संसद और विधानसभा में हक देने की बात की गई। इसमें आम आदमी पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, जिसके लोगों ने पिछली बार संसद में महिला विधेयक के कागजात फाड़कर फेंक दिए थे, उसके लोग भी इसमें शामिल हुए। जेडीयू के लोग शामिल हुए। सीपीएम तो अपनी नीति के हिसाब से शामिल होना ही था इसमें। ये एक और बात है कि कांग्रेस शामिल नहीं हुई इसमें। खैर, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर किसी तरीके से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिल सकता है तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। अब अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 1996 में देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। उस समय पहली बार महिला आरक्षण विधेयक ये संसद में लाया गया, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा समर्थन नहीं था। बहुत से लोग महिला आरक्षण के खिलाफ थे। लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी। जितने पुरुष सांसद थे उनको लगता था कि उनकी सीटें छिन जाएगी। पार्टियों को लगता था कि अगर महिलाओं को इतनी सीट देनी पड़ेगी तो कई पार्टियां निपट जाएंगी, क्योंकि उन पार्टियों में महिलाओं को लीडरशिप में लाने का कल्चर नहीं रहा। और तो और वो कांग्रेस पार्टी जिसमें इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोग अभी हाल के दशकों में पार्टी अध्यक्ष रहे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री भी रहीं, और कांग्रेस के इतिहास को देखें तो एनी बेसेंट वगैरह पहले भी पार्टी अध्यक्ष रही हुई हैं। ऐसी पार्टी ने भी 10 साल लगातार यूपीए की सरकार की मुखिया रहने के बावजूद महिला आरक्षण को लागू करवाने की वो कोशिश नहीं की जिससे कि वो हो सकता था। ये जरूर हो सकता है कि जिन पार्टियों के सहारे पे यूपीए सरकार चल रही थी वो पार्टियां खिलाफ थीं। लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि जब महिला आरक्षण पर बहस चल रही थी तो जेडीयू के शरद यादव वैसे बहुत अच्छे नेता रहे। उन्होंने संसद में बहुत ऐतिहासिक भाषण दिए, लेकिन जब महिलाओं के आरक्षण की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये परकटी महिलाएं क्या हमारी महिलाओं का नेतृत्व कर सकेंगी, क्या उनका प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। उनके इस शब्द पे बवाल बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। आज मुद्दा ये है कि महिला आरक्षण का क्या किया जाए, जिसमें कुल 33%, आधी आबादी को 33% सीटें संसद और विधानसभा में देने की बात थी। और जो विधेयक बनते बिगड़ते आखिरी में जो विधेयक था 2010 में, उस विधेयक में भी महिलाओं को कुल 15 साल के लिए आरक्षण देने की बात थी, यानी 3 चुनाव, कुल 15 साल के लिए आरक्षण की बात थी। उसके बाद उसको ख़त्म कर देने का उसमें तय किया गया था। और ये सीटें भी लॉटरी निकालकर बारी बारी से बदली जाएंगी। ये प्रावधान उसमें था कि हर चुनाव में ये सीटें बदल जाएगी। अब दिक्कत इसमें यह है कि कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों बड़ी पार्टियां यूपीए के 10 साल कांग्रेस की लीडरशिप में रहे, और अगर मोदी सरकार और अटल सरकार को गिन लें तो करीब करीब 15 साल हो जाते हैं एनडीए के। लेकिन ये आरक्षण विधेयक पास नहीं करवा पाई ये दोनों पार्टियां। तो क्या सचमुच ही इनकी कोई नीयत है? क्या सचमुच ही ये लड़की हूं लड़ सकती हूं पे भरोसा रखती हैं ये पार्टियां, या कम से कम कांग्रेस, जिसने पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में ये नारा दिया था? मैं उस पर भी आ रहा हूं जरा सी देर में, लेकिन उसके पहले मैं ये बात बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से 1993 से
अगर साल मुझको ठीक से याद है, 1993 से इस देश में पंचायतों और म्यूनिसिपलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। वहाँ दोहरा आरक्षण है, वहाँ पे दलित सीटों का आरक्षण है, आदिवासी सीटों का आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, ये जातिगत आरक्षण हुआ, और महिलाओं का आरक्षण है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो लोग कहते हैं कि संसद और विधानसभाओं की सीटों का आरक्षण होने पर वहाँ पर अच्छी, काबिल, कामयाब, जीत की संभावना वाली महिलाएं नहीं मिलेंगी उम्मीदवार बनाने के लिए, ये बात निहायत ही फर्जी बात है। इससे ज़्यादा फर्जी कोई नकली नोट भी इस देश में नहीं है। इसलिए कि एक विधानसभा सीट के भीतर इतने म्यूनिसिपल वार्ड आते हैं, इतनी पंचायतें आती हैं, पंचायतों के इतने पद आते हैं, उतनी छोटी छोटी जगहों के लिए महिलाएं मिल जाती हैं। वहाँ जातिगत आरक्षण भी है, महिला आरक्षण भी है, ओबीसी आरक्षण भी है, उसकी भी महिलाएं मिल जाती हैं। तो क्या विधानसभा के लिए कोई महिला उम्मीदवार नहीं मिलेगी या लोकसभा के लिए नहीं मिलेगी, जिसके मातहत, जिसके तहत आने वाले इलाके में सैकड़ों पंच, सरपंच, पार्षद, महापौर, पालिका अध्यक्ष महिलाएं हैं? तो ये निहायत झूठी बात है कि पार्टियों को महिला उम्मीदवार नहीं मिलेंगी। अब मैं यहाँ से हट के थोड़ा सा एक दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। यूपी विधानसभा का पिछला चुनाव आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि वो प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ा गया। प्रियंका गांधी वहाँ कांग्रेस की नेता थी। कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी हो रही थी कि प्रियंका गांधी शायद वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन जैसे ही ये बात उठी तुरंत ही कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया। क्यों किया गया ये भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। अभी इस विधानसभा चुनाव के पहले का जो विधानसभा चुनाव था, करीब 6 साल पहले का, उसमें यूपी में कांग्रेस को कुल 7 सीटें मिली थी, आधा दर्जन से एक अधिक। और छत्तीसगढ़ जैसी 90 विधानसभा की असेंबली नहीं है, 403 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर। उसमें कांग्रेस को कुल 7 मिली थी, 7 कुल। अब इस बार भी जिन लोगों का अंदाज चुनाव के पहले लग रहा था, उनका ये मानना था कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तमाम मेहनत के बावजूद, भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के वहाँ पर चुनाव संचालन में एक प्रमुख व्यक्ति होने के बावजूद, किसी भी तरह से कांग्रेस की सीटें आधा दर्जन से ऊपर नहीं आएंगी, ऐसा अधिकतर लोगों का अंदाज था। हुआ वही, उससे भी बुरा हुआ। 7 सीटें घटकर 2 रह गईं, यानी 5 वाले हाथ को मैं नीचे कर दूं, कुल 2 रह गई सीटें वहाँ पे, ये नौबत हो गई। लेकिन इस आसार के रहते हुए भी प्रियंका गांधी ने वहाँ एक बड़ा साहसी काम किया। उन्होंने कहा कि हम 40% सीटें महिलाओं को देंगे, और कांग्रेस ने टिकटें दी। ये अलग बात है कि पार्टी की स्थिति नहीं थी, कोई जीत के नहीं आए, तमाम लोग हार गए, तो महिलाएं भी उसी अनुपात में हार गई। एक महिला शायद फिर भी विधायक है वहाँ से। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस राज्य में आपको सरकार बनाने की उम्मीद नहीं है, जहाँ आपको प्रमुख विपक्षी दल बनने की उम्मीद भी नहीं है, जहाँ आपकी हार एकदम तय दिख रही है, जहाँ हर कोई मान के चल रहे हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपने 40% सीटें महिलाओं को दी। क्योंकि उसमें जाता क्या है, हमको हारना ही है जब सब सीटें, तो महिलाओं को दे के हार जाएं। लेकिन उसके तुरंत बाद पंजाब में चुनाव हुआ, अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, कहीं कांग्रेस के भीतर 40% की कोई बात नहीं उठ रही, महिला कांग्रेस में भी कोई बात नहीं उठ रही, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह के सैद्धांतिक फैसलों की बात पार्टी के नीचे के लोगों से नहीं उठती, पार्टी के ऊपर से आती है। तो ऊपर से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ये बात रख दी, तो चुनाव का एक ही नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन
उसी अनुपात में लड़कियां, शायद पंजाब में 1-2% कम है जेंडर अनुपात, 1-2% वहाँ महिलाएं कम हैं, लेकिन वहाँ 40% की कोई बात नहीं हुई, बाकी जगहों पे बात नहीं हुई। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ महीनों के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। ये उत्तर भारत की तरह ही, ये उत्तर प्रदेश के तरह ही ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं। क्या यहाँ पे कांग्रेस को ये ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए कि यहाँ 40% सीटें इन राज्यों में भी महिलाओं को दें? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी के फैसले किसी क्षेत्र के हिसाब से संकुचित और सीमित हो सकते हैं, तंग दिल हो सकते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय बनती इसीलिए है कि उसकी एक राष्ट्रीय सोच होती है। तो जिस तरह पूरे देश में कांग्रेस की एक सोच होनी चाहिए, वो इसलिए भी होनी चाहिए कि पूरे देश में महिलाएं हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र में महिला है, एक एक पंचायत क्षेत्र में महिला है, और पूरे देश में महिला आरक्षण लागू है अच्छे से। तो ऐसे में ये बात याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी रहते हुए, राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी इस नीति को, उत्तर प्रदेश की नीति को सब जगह लागू करना चाहिए। जो चुनाव निपट गए हैं यूपी के बाद, उनमें करना था, जो अभी बाकी हैं उनमें करना चाहिए। और ये बात कांग्रेस के भीतर से कोई महिला संगठन नहीं उठा सकेगा। ये बात देश की महिलाओं को उठानी चाहिए कांग्रेस के सामने कि आप इतने बरस सत्ता में रहे, आपने महिला आरक्षण लागू नहीं करवाया। आपने यूपी में जहां हारने की गारंटी थी, आपकी एकदम लिखित गारंटी थी स्टाम्प पेपर पे कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर आपने 40% सीटें दी। तो आप छत्तीसगढ़ की नोनी को 40% सीटें क्यों नहीं दे सकती? राजस्थान की, मध्य प्रदेश की महिलाओं को क्यों नहीं दे सकती आप सीटें? क्यों ऐसा है? क्यों ये भेदभाव है? क्या ये राष्ट्रीय पार्टी का तौर तरीका है? तो मैं आज इसी एक बात को उठाने के लिए यहाँ पर आपके सामने आया हूँ कि महिला आरक्षण को लेके पिछले महीने दिल्ली में जो धरना हुआ, जिसमें 1 दर्जन लोग शामिल थे, जिनमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई, शायद इसलिए नहीं हुई कि तेलंगाना की किसी पार्टी से उसको परहेज है या ममता की पार्टी से परहेज है, ये दोनों शामिल थी उसमें। तो जो भी वजह हो, ये पार्टी की ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक दूसरे के आंदोलन में शरीक हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी नीति ईमानदार रहनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अगर पूरे देश में महिलाएं हैं तो पूरे देश के महिलाओं के लिए आपकी नीति एक रहनी चाहिए। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आने वाली भी हैं, शायद ऐसा कोई समाचार आया है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के तरफ से उनसे ये मांग उठनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि राजनीति में महिलाओं का अनुपात संसद और विधानसभाओं में बढ़े। उसकी वजह बतलाता हूं मैं आपको। अमेरिका के एक रिसर्च संस्थान ने रिसर्च में ये पाया है कि जिस देश की संसद में महिलाओं का अनुपात जितना अधिक रहता है, वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं को उतनी आसानी से मंजूरी मिलती है। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है कि एक पुरुष सांसद और एक महिला सांसद, इनके जन कल्याणकारी नज़रिए में फ़र्क रहता है। मैं दूसरी बात बतलाना चाहता हूं जिसको सुन के आप भी चौंकेंगे। अफ्रीका का देश रुवांडा, पार्लियामेंट में 61% महिलाएं हैं। 61। अफ्रीका का दूसरा देश दक्षिण अफ्रीका, जो हमको यहाँ दूर बैठ के बड़े पिछड़े हुए देश लगते हैं। दक्षिण अफ्रीका की संसद में 46% महिलाएं हैं। और तो और जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने, यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवाया, जो 71 में अस्तित्व में आया है, जो पाकिस्तान के गुलाम की तरह जी रहा था 71 तक, उस बांग्लादेश की संसद में 21% महिलाएं हैं। और हिंदुस्तान में लोकसभा में 14%, राज्यसभा में 11%। यानी हम बांग्लादेश की संसद के मुकाबले भी बहुत कम है। बांग्लादेश की संसद में हिंदुस्तान की संसद से 1.5 गुना से अधिक हैं, 1.5 गुना से अधिक हैं सांसद। तो क्या ये देश
जब अमेरिका में बसी हुई कोई भारतवंशी महिला भारत की मदद के बिना अंतरिक्ष चली जाए तो हम उस पर गौरव करते हैं। कोई हमारी खिलाड़ी अगर बाहर से गोल्ड मेडल ओलंपिक से ले आए उस पर गर्व करते हैं। लेकिन हम हक देना नहीं चाहते। लोकसभा और विधानसभा, आपको एक चीज़ याद और रखनी चाहिए, लोकसभा और विधानसभा ने मिलकर महिला आरक्षण म्यूनिसिपल में और पंचायतों में दिया। छत्तीसगढ़ में 50% किया है उसको, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है म्यूनिसिपल और पंचायत की सीटें। लेकिन जिन विधानसभाओं ने और जिस संसद ने ये कानून बनाया, उन्होंने अपने भीतर महिलाओं को नहीं घुसने दिया। ये डर है वहाँ बैठे हुए नेताओं को कि आरक्षण होगा तो उनमें से किसी की सीट चली जाएगी। ये मौका है देश की महिलाओं के सामने और कांग्रेस और भाजपा से परे की महिलाओं के सामने कि इन दोनों पार्टियों से मांग करें, जमकर मांग करें, सार्वजनिक मंचों पर मांग करें कि विधेयक बनता है या नहीं, कानून बनता है या नहीं। आप हमको 40% सीटें दो, 50% की मांग कीजिए। आपकी आबादी 50% है, उतनी आप मांग कीजिए और देखिए कि कौन सी पार्टी ईमानदार साबित होती है, कौन सी नहीं होती है। छत्तीसगढ़ की हर लड़की को कहना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यहाँ की आवाज़ मध्य प्रदेश और राजस्थान तक गूंजनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है, पार्टियाँ उजागर होंगी, क्या करती हैं वो। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने रहूँगा। नमस्कार।